Yes, please. Good morning, everyone. So, in previous part हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज चैप्टर नंबर 1 जिसमें अपन 3 टॉपिक्स को लेकर बात कर रहे हैं, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अभी तक हमने नेचर डिस्कस की है और ऑब्जेक्टिव अपन ने लास्ट लेक्चर शुरू किया, और थर्ड वन स्कोप को लेकर आज हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बट हमने लास्ट लेक्चर ऑब्जेक्टिव जो डिस्कस किया जो कि एसए 200 के अकॉर्डिंग टू गिवन है, और एसए 200 दो चीजों में बात करता है। वन इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंड नंबर 2 कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स। मतलब एक सिंपल सा पॉइंट पूछा जाता है कई बार, हमें कौन मैंडेट करता है कि आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे सर? ये पहला स्टैंडर्ड खुद कहता है। एसए 200 खुद कहता है कि ऑडिटर अगर ऑडिट करेगा तो उसको ऑडिट जो करना पड़ेगा वो एज पर किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए करना पड़ेगा। क्लियर? अब जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया शॉर्ट वर्ड्स में 2 वर्ड, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू रिपोर्ट। और एज पर 200 एग्जैक्टली इसको याद करना, एनालिसिस पार्ट तो आगे डिटेल में जाएगा, मेन कंटेंट तो उतना सही। जिसमें वर्ड आप लोगों ने क्या पढ़ा, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट किसके बारे में, कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, वेदर ड्यू टू फ्रॉड या मतलब मिस स्टेटमेंट के कारण क्या होंगे सर, 2, या तो फ्रॉड या पहली चीज थोड़ा डिटेल में, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आप किसी भी चीज को मिस स्टेटमेंट कब कहेंगे वर्ड, गलती कब होगी, कैसे कह सकते हो ये गलत है? हम कहते हैं ये गलती हुई है। ये गलती क्या है, गलती क्यों है? जो एफआरएफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वैसा नहीं है, तभी तो मिस स्टेटमेंट है, तभी तो गलत है। कि सर मिस स्टेटमेंट वर्ड कहां से बना? मिस स्टेटमेंट मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जो गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है, या मे भी नहीं भी है, एरर या ओमिशन, या नहीं भी है, उल्टा जो होनी चाहिए जैसी होनी चाहिए। इन दोनों वर्ड्स के बीच में जब डिफरेंस होगा, व्हाट इज एंड व्हाट टू बी, इन दो चीजों में जब डिफरेंस होगा तभी तो मिस स्टेटमेंट कहोगे कि सर मिस स्टेटमेंट। नाउ द वर्ड इज आगे पढ़ा आपने कि सर ये जो आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस चीज के बारे में? कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड in all material respect as per the applicable FRF, and to report on the financial statements as required by the essays and communicate the same as required by the essay along with the findings. That is our objective. अब नेक्स्ट वन वर्ड हमारे पास जो आता है जी, एनालिसिस ऑफ, वर्ड पढ़िए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। कि ऑडिट के अपने आप में जी ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़िए। हाँ जी, लिखता पढ़ना। Auditor's objective is to obtain reasonable assurance whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Reasonable assurance is not an absolute assurance. पहली चीज सर, reasonable assurance अपने आप में absolute assurance नहीं होती, ये जस्ट अपने आप में एक मैक्सिमम assurance, एक हाई assurance है, बट नॉट 100%, कंप्लीट नहीं है। नो, absolute assurance is a complete assurance, हाँ जी, on the guarantee that Financial statements are free from material misstatements. हमने तो पहले कहा था सर किसी तरह की ये गारंटी नहीं होती। अगर ऑडिट हुआ है तो ये अपने आप में कोई फ्यूचर वायबिलिटी को लेकर या पास्ट को लेकर ही कह दूं, फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है, ये किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ सही हुआ होगा, सब कुछ वाला मामला नहीं। टू द मैक्सिमम, टू द बेस्ट हम कह सकते हैं, तो उतना हम आपको बता सकते हैं, दैट्स इट। नाउ हाउएवर reasonable assurance is a high level assurance, हाँ जी, but it is not complete assurance. Audit of financial statements is carried out by the auditor with professional competence and skills in accordance देखो सर, मैं अच्छा एक बात बताओ, रीजनेबल एश्योरेंस देना, डू इट मीन मेरे में कमी है? नहीं, कि हमने अपना काम सही ढंग से नहीं करा होगा तभी अपने आप को सेफ साइड के लिए क्या कर रहा है, ये रीजनेबल एश्योर कर रहा है? ऐसी बात नहीं है, काम तो मैंने एज पर स्टैंडर्ड्स ही करा,
फुल कॉम्पिटेंसी के साथ करा, प्रॉपर स्किल को रखते हुए करा। कहीं लोग मेरे पे उल्टा समझ कि इसी में कमी होगी तभी ये क्या कर रहा है, अपने आप में रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है। नॉट फॉर दैट सेक। काम तो मैंने अपना प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म के साथ ही करा है। आगे, एंड ऑडिट प्रोसीजर्स आर, यस प्लीज। Like audit evidences are obtained in सर मेरा जो ऑडिट करने का तरीका है, मैंने प्रॉपरली ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं, एविडेंस ऑब्टेन करे हैं, इवेलुएट करे हैं, और सब कुछ किसके मुताबिक हुआ है, एज पर द स्टैंडर्ड्स। तो अब कृपा करके ये ना कहो कि अल्टीमेट की मेरे में कमी होगी तो ये रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है। मैं काम सही ढंग से कर रहा हूँ और आई कैन एश्योर माई सेल्फ, और हर चीज का डॉक्यूमेंट लगा हुआ है मेरी फाइल के अंदर। किसी को दिक्कत बाजी है तो अपना जाके देख लो, वर्किंग पेपर्स मेंटेन्ड है, प्रॉपर प्रोसीजर लगाए, एविडेंस ऑब्टेन करे, इवेल्युएट करे, तो ओपिनियन बनाई, एक्सप्रेस करी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ही कंक्लूजन क्या किए गए हैं, ड्रॉन, एंड ओपिनियन इज formed. ये बातें पता क्यों लिखनी पड़ गई? कहता शायद कहीं ऑडिटर में लैकिंग तो नहीं है, जो ये एब्सोल्यूट श्योर नहीं करवा पा रहा, रीजनेबली श्योर करवा रहा, इसीलिए अगले को लिखना पड़ गया कि सर कमी मेरे में नहीं है, सिस्टम में, रिपोर्टिंग प्रोसेस में है, कि कई चीजों को आप लोग अवॉइड कर ही नहीं सकते। हम इन दैट केस आपको अल्टीमेटली कैसे चलना पड़ेगा? मैं कहा जी मैं तो सही हूं, बट ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस जिनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, अल्टीमेटली उनकी वजह से मैं एब्सोल्युटली श्योर नहीं करवा पा रहा। कहीं आप मेरे पे डाउट ले जाओ कि इसने काम सही ढंग से नहीं करा होगा तो सेफ्टी लाइन ले रहा है, नहीं। इट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज कॉल्ड एज रीजनेबल एश्योरेंस, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट reasonable assurance. Now, misstatement in the financial statement can occur due to fraud or error or both. But one is intentional, second is unintentional. Clear? The auditor seeks to obtain reasonable assurance. Anji. The financial statements as a whole are free from material misstatements caused by intentional or error unintentional. He shall see the effect of misstatements on the financial statement as a, और मुझे तो मिस स्टेटमेंट के इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल देखने होते हैं। और मेरे लिए अगर मटेरियल होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट नहीं होती, बट अगर मटेरियल होंगी देन आई विल कंसिडर, देन मैं उनको इवेल्युएट करूंगा और उनके बारे में नेक्स्ट आगे ओपिनियन तक लेकर जाऊंगा। मिनिमल सी है, रिमोट है, छोटी मोटी है, इतना मैटर। और मैं मिस स्टेटमेंट्स को, थोड़ा ब्रॉडर वर्ड, मैं मिस स्टेटमेंट्स को, पहली बात मिस स्टेटमेंट क्या थी? मिस स्टेटमेंट क्या थी? जो होना चाहिए था और जो है। इन दो चीजों के बीच में जो डिफरेंस होता है, इन दो चीजों के बीच में जो वजह है, दैट इज कॉल्ड एज मिस स्टेटमेंट। सर मिस स्टेटमेंट अमाउंट की हो सकती है, क्लासिफिकेशन की हो सकती है, प्रेजेंटेशन की हो सकती है, डिस्क्लोजर की हो सकती है। इन चार चीजों को लेकर जो होना चाहिए था एज पर एफआरएफ और जो तुम करके बैठे हो, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज मिस स्टेटमेंट। हाँ, मिस स्टेटमेंट में दो ही वर्ड होंगे, या तो फ्रॉड होगा या एरर, एंड एरर इंक्लूड्स द वर्ड ओमिशन। कहीं आप कह दो जी सर पर्टिकुलरली मैंने कब झूठ बोला, बस सच ही नहीं बताया, बात तो दोनों सेम है। जो चीजें बताने लायक हैं तुम नहीं बता रहे, ये भी तो गलत है, और जो बता रहा हूं गलत बता रहा हूं, ये भी गलत है। सो एरर वर्ड इंक्लूड्स ओमिशन एज वेल। तो वर्ड दो होते हैं, फ्रॉड या एरर, वन इज इंटेंशनल, सेकंड इज अनइंटेंशनल। एंड वर्ड इज पढ़िए। हाँ, जो बात कर रहा था, मिस स्टेटमेंट का जो एक्सपोजर हमें देखना होता है दो लेवल्स पे, मतलब एक तो बता गया एज एज पूरी एफएस लेवल पे, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेवल पे आप उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि उसका इंपैक्ट कितना है। कहते हैं सर ये भी तो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे वो ज्यादा है जब अकेला देखा, बट जब आप एग्रीगेट लेवल पे देख रहे हो तो इतना नहीं। आपको कंसीडर दोनों ही करने होते हैं। कई चीजें देखने में छोटी होती हैं इंडिविजुअली, बट उनका इंपैक्ट एग्रीगेट लेवल पे क्या पड़ रहा होता है, ज्यादा।
अब जैसे मैं कह रहा हूं पर्टिकुलरली सर क्या चोरी है, 50-100 रुपए की चोरी है, क्या बड़ी बात है इंडिविजुअली। मैं कहा बट हाँ है 100 बार है। कितनी बार है? एग्रीगेट तो उसका ज्यादा हो गया ना। दैट इज कॉल्ड एज एट द एग्रीगेट लेवल और एट द इंडिविजुअल। ये ना वो सारे वर्ड्स हैं जो मैं अगले टॉपिक्स को भी बीच में टेकअप करते हुए एक बार बता रहा हूं कि चैप्टर 1 में जितना बेस एक बार अच्छा बन जाता है, अगले चैप्टर्स में बहुत सपोर्टिंग मदद आपको मिलेगी ही मिलेगी। सर कहीं तो बात सुनी थी आपने जो कहा था कि आपको मिस स्टेटमेंट 2 लेवल्स पे कंसिडर करनी होती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी और एक एग्रीगेट लेवल पे, दोनों लेवल्स पे। पढ़िए, obtaining मुझे फैंस हो गए, वन पे बैठो। obtaining reasonable assurance that yes please हाँ जी। Financial statements as a whole are free from material misstatements. Enables the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF। वही बात आ गई। इसी पे तो मैंने रीजनेबल एश्योरेंस क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है। एंड द ओपिनियन जो भी बनाओगे इज क्या करनी है, रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू द रिटन रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए। अब मैं अगर एसए की बात करूं, 700 सीरीज, इस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर जो आपको सीरीज मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, 700, 700, 701, 705, 706, 710, 720 भी है बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 710 तक हमारे सिलेबस का पार्ट है, चैप्टर नंबर 8 सारा वही चलेगा। सर ऑडिट रिपोर्ट बताओ जी कैसे देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन कौन सी होती है, ओपिनियन कितनी तरह की होती है, जो कंटेंट हमने डे 1 सुना था सारा 700 सीरीज वही चलेगी। नाउ सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने एक वर्ड कहा था पर्टिकुलरली, सर देखो ऑडिट करना अपने आप में एक समंदर है, जितना गहराई में उतरना चाहो उतना जा सकते हो, बट ऐसी गहराई में उतर कर करें भी क्या जो मैं वापस ही ना सकूं, अपने कंक्लूजन तक ही ना पहुंच सकूं। तो इट्स बेटर अपनी एक हद डिसाइड करना बहुत जरूरी। कहते हैं ये हद, ये रेंज, ये रीच, व्हाट डू यू मीन स्कोप, रेंज, रीच, तुम्हारी रीच, तुम्हारी हद कहां तक होगी, कहते डिसाइड कौन करेगा। मैं कहा जी जिन्होंने मुझे अपॉइंट करा हो, जो मेरे अपॉइंटर होंगे वही बताएंगे कि मेरी हद क्या होगी एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। सबसे बड़ा मेन पॉइंट, व्हाट द स्टेक होल्डर्स, व्हाट द पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, पहले तो वो पता कर लेते हैं कि आप मुझसे चाहते क्या हो, उस अकॉर्डिंग तो मैं ऑडिट करूंगा। और बाकी तुम थोड़ी बताओगे कि तुम क्या चाहते हो। मेरी अपॉइंटमेंट अगर बाय लॉ हुई है, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट करने अगर आया हूं, फॉर एग्जांपल कंपनीज ऑडिट, फॉर एग्जांपल एलएलपी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट। अब यहां तो मेरी अपॉइंटमेंट बाय क्या होती है, स्टैट्यूट, बाय लॉ। मेरा क्लाइंट थोड़ी बताएगा टैक्स ऑडिट में क्या देना क्या नहीं देना, क्लाइंट थोड़ी बताएगा कंपनी ऑडिट कैसे करना है। वहां पे मेरा स्कोप कौन डिफाइन करेगा, गवर्नमेंट, लॉ। बेसिकली व्हाट इज लॉ, लॉ और द स्टैट्यूट जिसके अकॉर्डिंग टू आपकी क्या हुई है, अपॉइंटमेंट हुई। नंबर 2, सबसे प्राइम तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 सर, और आपका स्कोप कौन डिसाइड करता है, आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स, व्हाट आईसीआई एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि बीइंग अ मेंबर, बीइंग अ प्रोफेशनल इन द कम्युनिटी, हमारा कहना क्या है, हम क्या चाहते हैं अपने मेंबर से कि वो किस तरह की क्वालिटी मेंटेन करे, अपने स्कोप के अंदर क्या क्या इंक्लूड करे। बट मेरे लिए इस वर्ड को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी रेंज या रीच तय नहीं करी ना, नुकसान है सर। आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे क्या इंक्लूड करूं क्या इंक्लूड ना करूं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर छोटी छोटी बात के लिए थोड़ी अपा बनेंगे। सो इन दैट केस पर्टिकुलरली इट्स बेटर कि अपा बैठ के एक बार अपना रेंज या अपनी रीच डिसाइड कर ले। बट जिसमें मैं अपनी लैंग्वेज कहता हूँ, ये तो फिर भी अगली अलग लैंग्वेज चलेगा। मैं कहता हूँ 3 वर्ड होते हैं जी, स्कोप फिक्स करने वाले 3 लोग होते हैं। पहला स्टैट्यूट, नंबर 2 आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स, जो टाइम टू टाइम ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स आती हैं सर, उनमें अगले अपने मेंबर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्कोप के अंदर क्या क्या इंक्लूड करे। मेरे को पावर देने वाला, मेरे को ऑडिट सिखाने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो बताएगा ना कि मेरा स्कोप क्या होगा।
मुझे क्या क्या इंक्लूड करना है, मुझे कवरेज, एक्चुअली द वर्ड इज कवरेज, कहां तक मुझे जाना है, और द थर्ड इज मेरे अपॉइंटर्स। नंबर थर्ड जाके जगह पे कौन आते हैं, अपॉइंटर्स, जिन्होंने मुझे रखा, मेरे शेयर होल्डर्स, मेरे अपॉइंटर्स, मेरे स्टेक होल्डर्स, ये बताएंगे ये मेरे से क्या चाहते हैं। बट इन नो केस, बट इन नो केस, किसी भी केस में ये नंबर 3 वाले जो लोग हैं ना, कौन, स्टेक होल्डर्स, यूजर्स, क्लियर, या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एक वर्ड बोलते हैं इसको, क्या, टर्म्स ऑफ। तो एक बात बताओ, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपकी सेटल होती हैं किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ नहीं, किसके साथ, क्लाइंट के साथ है, ऑडिटर एंड, हम बैठ के आपस में निपटा लेंगे। बट इसके कहने का क्या है, अब ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सेटल कर रहे हैं और ये मेरे स्कोप को ओवरराइड करवा रहा है जो स्टैट्यूट या आईसी की प्रोनाउंसमेंट में से चाह रही है। एक बात बता, क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कभी आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स या स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट को कभी ओवरराइड कर पाएंगी? नहीं। जब आईसीआई ने कह दिया, जब पर्टिकुलरली स्टैट्यूट ने कह दिया दिस इज द स्कोप, तेरी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या हिम्मत जो उसको एक्सक्लूड करवा दे। मानना प्रायोरिटी देते हैं, बट भाई पहले दो के अंदर अंदर रहना है, ये नहीं कि तीसरे वाला पहले दो को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ये कहानी होती है स्कोप के पीछे कि सर अल्टीमेटली आपको स्कोप डिसाइड कर लेना चाहिए, और जरूरी भी है। नहीं, प्लानिंग के अंदर जब तुझे यही नहीं पता कि मुझे कवरेज कहां तक करनी है, क्या क्या कवर करना है, मेरा स्कोप तो बताओ, मैं उस अकॉर्डिंग टू ही क्या बनाऊंगा, प्लान, स्ट्रेटजी, प्रोग्रामिंग। मेरी अगली सारी वर्किंग डिपेंड किसके ऊपर करती है, स्कोप, वही आप मुझे बताएंगे। कहते जरूरी थोड़ा कि क्लाइंट ही बताएगा, आप अपॉइंटमेंट देखो, स्टैट ऑडिट है, ये थोड़ी बताएंगे, तेरे को लॉ ने बताया तो है कि तेरा स्कोप ही है। कंपनीज एक्ट पढ़ा क्या, वहां पे पावर्स ड्यूटीज आपने नहीं पढ़ी, लॉ ने लिखा हुआ कि तेरी ड्यूटी है, ये बताएंगे अल्टीमेट कंपनी ऑडिट में तूने क्या करना क्या नहीं करना, तुझे ऑलरेडी पता है। हाँ, इनसे और पूछ ले, कुछ और चाहते हो, वो तो होएगा, कुछ और चाहते हो, कोई और एक्सपेक्टेशन है आपकी मेरे से, फिर तो बात ठीक है, नहीं वो तो करना ही करना है, दैट इज, इट्स बेटर प्लानिंग करने से पहले, स्ट्रेटजी बनाने से पहले मैं वर्किंग शुरू कर दूं, बाद में ये स्कोप क्या कर दे, चेंज कर दे, बड़ी दिक्कतें होती हैं। ये भी पॉइंट आएगा, मैनेजमेंट आपके स्कोप को लिमिट करने की कोशिश कर रही है, फिर तो मेरे पे दबाव बना रही है, फिर मैं सोचूंगा क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक्सेप्ट कर चुका था, मैं तो ऑडिट आपका एक्सेप्ट कर चुका था। पहले कहते सर अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, बस बढ़िया बढ़िया ऑडिट करके दो, मैं कहा बढ़िया होता क्या है, सारा कुछ कवर करो जी। और मैंने जब काम करने शुरू कर दिए, इनको चिंता पड़ गई, ये तो ज्यादा ही गहराई में जा रहा है, ये तो हर चीजें खोलेगा, हर चीजें पूछेगा, घबरा गए, कहते नहीं सर इतना नहीं करने होते, इतना नहीं करते, ये ट्रांजैक्शन रहने दो, बस ऊपर ऊपर से देख लो, हमें ऑडिट जल्दी करके दो। मतलब वो मेरे स्कोप को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लिमिट, जो हमारे बीच में तय हुआ था या जो मुझे बताया गया था मेरे लॉ के जरिए, मेरे आईसीए के जरिए, अब ये तंग कर रहे हैं। ये आ गया पोस्ट एंगेजमेंट। अगर यही बातें मुझे पहले पता होती, मैं एक्सेप्टेंस ही ना करता, पर बिगड़ा मेरा अभी भी कुछ नहीं है, मैं तो पोस्ट एंगेजमेंट भी क्या कर सकता हूं, विड्रॉ, रिजाइन, मैं नहीं कर रहा, और रीजन तेरे मुंह पे बोल के जाऊंगा जी इस वजह से नहीं कर रहा, मेरा थोड़ी कोई कमी है। और अगर लॉ या स्टैट्यूट अड़ गया, ना जी ना, करना ही करना है, विड्रॉल करना पॉसिबल नहीं है, डिस्क्लेमर देके बाहर निकल जाएंगे, और क्या करें, मैं तो डिस्क्लेम कर दूंगा और कारण साफ लिख के जाऊंगा जी इस वजह से। तो अभी आगे बहुत कहानियां अलग अलग लेवल की पड़ी हैं, बट चलना ऐसा कुछ है, चलना है सिचुएशन बेस्ड, इट्स बेसिकली सिचुएशन। नाउ अब जैसे पढ़ो, स्कोप रेफर्स टू क्या होता है जी, रेंज और रीच, रेंज और रीच, पढ़िए, द पर्पस ऑफ एन ऑडिट, हाँ जी, is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statements. Users of financial statements are the stakeholders, which include shareholders, employees, creditors. आप एक बार बताओ, इस ऑडिट को करवाने का पर्पस क्या था, यूजर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करवाना, बिल्ड करवाना, किन के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। किस तरह का कॉन्फिडेंस, ये कंपनी से
थोड़ा और रिफाइन जो, हाँ, जो इंफॉर्मेशन है, जो आप अल्टीमेट ये एफएस देख रहे हो, आप उस पर विश्वास कर सकते हो। इस तरह का कॉन्फिडेंस, कल्ला सुनना ही नहीं है, एक्चुअल वर्ड्स पे आओ, वहां पे उसकी वजह क्या है। एक बार लेक्चर्स आपको वंस डिटेल में सुनने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, गहराई तक जाना पड़ेगा, बट ये थीम फिर माइंड में पक्की बैठ जाएगी। और अक्सर लोग ना पर्टिकुलरली ऑडिट को क्रैम करने की कोशिश करते हैं, तभी पास नहीं होते, कभी फील लेके पढ़ा ही नहीं। वर्ड्स तो ऑटोमेटिकली अंदर से निकलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बट उसका पर्पस तो पता हो, चीज तो पता हो कि ऑडिट है क्या। इकट्ठे कर लिए लोग पर्टिकुलरली कि मैंने जी इनका कॉन्फिडेंस रेज करना है। किस चीज का कॉन्फिडेंस? कि जो ये कागजों में देख रहे हो रिलायबल है, विश्वसनीय है, कर सकते हो। ऑडिट का मोटिव ये है कि ट्रू एंड फेयर है, कि अगर आपने कोई जजमेंट बनानी है ना, इसके बेसिस पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देख लिया, मैंने चेक कर लिया, ये मेरा मोटिव है। नाउ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेक होल्डर्स, हाँ जी, which includes shareholders, employees, creditors. और ये वाइडर टर्म हमने पढ़ी थी। क्या वर्ड पढ़ा था सर? शेयर होल्डर्स नहीं, वर्ड इज स्टेक होल्डर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज पढ़िए आगे। ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, हाँ जी, as to whether the financial statements are prepared in all steps. देख हर जगह किसको लेके आ रहा है वर्ड, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। बार बार ये लिख के जाएगा सर, 100% नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको पहले कहा था कि इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। हाँ जी, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड in accordance with the applicable, what do you mean by applicable FRF, as per their governance, as per their organization structure, जो भी उनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी है तो कंपनीज एक्ट, एलएलपी है तो एलएलपी एक्ट में कोई ना कोई कानून तो लगेगा, कोई ना कोई फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन, कि जो काउंटिंग नॉर्म्स में लिखा गया है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन इस वे से बनानी है, आप वैसा बनाओगे। जैसे एग्जांपल पढ़, एप्लीकेबल एफआरएफ मींस अ फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन द preparation Presentation of financial statements that is acceptable in view of the nature of the entity and objective of the financial statements, or that is required by law or regulation. that is required by law or regulation. For example, Schedule 3 applicable है किसके ऊपर? कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक, कि कंपनीज को अगर अपनी बैलेंस शीट बनानी है तो किसके अकॉर्डिंग बनानी है? किसके अकॉर्डिंग? शेड्यूल 3। ये कौन कह रहा है? उनका लॉ कह रहा है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है? कंपनीज एक्ट। हम इवन जब रिपोर्ट बनाते हैं ना, रिपोर्ट के अंदर लिख के देते हैं एफआरएफ का नाम क्या है, ऐसे थोड़ी ओपन छोड़ देंगे बस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाइए, और कौन सा एफआरएफ आइडेंटिफाई तो करके दे, ताकि कल को अगला चेक करना चाहे जहां भी जाए साथ में लिख के दे कौन सा एफआरएफ। सर कंपनी एक्ट का शेड्यूल 3 उसके मुताबिक बनाई गई हैं, प्रिपेयर की गई हैं, प्रेजेंट की गई हैं। दैट इज। अब आती है बात, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द, किसमें? स्कोप ऑफ एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बताएगा व्हाट इज इंक्लूडेड, और जो अगला टॉपिक होगा वो बताएगा आपको व्हाट इज नॉट। जरूरी दोनों है, पता होना चाहिए कि व्हाट इट इंक्लूड्स, व्हाट इट नॉट। लाइक कई बार व्हाट इट नॉट वाले पे कई बार क्वेश्चन आ चुका, केस स्टडी से बना देगा और ऑडिटर पे थोपेगा ये काम आपका है, ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो मेरे स्कोप पे नहीं आता। वही बात है ना, जब रेंज और रीच, मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि आजकल पैकेज सिस्टम चलने तो लग गया। क्लाइंट पता क्या करता है, हर छोटा छोटा काम, कोई भी काम जो भी करवा लो, बीच में करवा लो, ये भी साइन करवा लो, ये भी सर्टिफिकेट बनवा लो। मैं कहा जी ये थोड़ी सी है तो मतलब फ्री में जो मर्जी काम करवाओगे, मेरे स्कोप में जो आएगा, कहते वही तो पंगा है, तूने स्कोप डिफाइन ही नहीं करा। इसीलिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हम क्या करके चलते हैं, क्लियर करके चलते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। क्लाइंट की बहुत गंदी आदत है, वो क्या कहेंगे, सब कुछ हायर कर तो लिया, और सीए साहब एक ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट सा देना है लोन पर्पस के लिए, या ये काम करना, फलाना काम करना, ये है। मैं क्या हाँ बेशक करवाओ, पैसे लगेंगे। कहते दे तो रहे हैं, मैं क्या वो तो अलग काम के हैं और ये सारे अलग हैं, इनके सेपरेट चार्जिंग होगी, रिलेटेड सर्विस ऑडिट के साथ साथ। फिर आपको सर जो ऑडिट करेगा
जो ऑडिट करेगा वो तो ये काम, रिलेटेड सर्विस में कुछ सर्विसेज अलाउड है, रिलेटेड सर्विस में ऑडिट के साथ साथ। हाँ, प्रेपरेशन मने मैं एफएस नहीं बनाऊंगा, वो आज भी मने। कुछ रिलेटेड सर्विस जो ऑडिटर होते हुए मैं साइड एक्टिविटी कर सकता हूं, अलाउड बाय द सीए एक्ट है, अलाउड बाय द स्टैंडर्ड्स है, चलेगा। हाँ, वो तो कर ही सकते हैं, पर दैट विल बी सेपरेटली चार्जेबल, वो अलग से चार्जेबल होगा। ये रेम्युनरेशन वाले के अंदर पर्टिकुलरली हमने क्या करा था, डिस्कस करा था। क्लियर? सुनिए, नेक्स्ट ऑन वर्ड इज, ये मुझे पीछे वाला इसे शो करो, कवरेज ऑफ, पढ़िए ऑल। सबसे पहले व्हाट इज इंक्लूडेड, क्या क्या इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। कर दो मोनो से, कवरेज ऑफ, या बंदी कर दो, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, एंटिटी। पढ़ो जी, audit of the financial statement, yes please, should be organized adequately to cover all the aspects of the entity relevant to the financial statements being audited. लो जी, फाइल तो ओपन क्लोज। कहते जी आप अपनी कवरेज बताना, कहते कवरेज क्या बतानी है, एंटिटी का कोना कोना सब कवर करना, जो भी एफएस बीइंग ऑडिटेड, एफएस बीइंग ऑडिटेड, जिनका ऑडिट होने जा रहा है उसके बारे में जो जो रिलेटेबल है सब कवर करना। वहां तक तेरी स्कोप जाती ही जाती है, कहने की जरूरत ही नहीं। दैट इज कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। दैट मींस जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तुझे क्या करवाना है, उसके रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वहां तक तेरा स्कोप जाएगा ही जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल मैटर हो, हमें मतलब नहीं। बट वो मैटर मस्ट बी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, एफएस बीइंग ऑडिटेड। एफएस बीइंग, ये ब्रॉडर वर्ड है, मैंने क्या कहा, हर इंफॉर्मेशन हर एरिया जिसका ऑडिटेड एफएस से लिंक होगा। और तुम ये नहीं कह सकते सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए कल्ला फाइनेंशियल डाटा काम आता है, बहुत सारा नॉन फाइनेंशियल डाटा भी बैकएंड पे काम कर रहा होता है, वहां तक भी जाना तेरी आदत है, अप्रोच है, कवरेज है, जाना पड़ेगा। नाउ नंबर 2, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ, हाँ जी, Financial information. द ऑडिटर शुड बी Reasonably satisfied that information contained in underlying accounting records and other source data like अदर सोर्स डाटा कौन होता है जी, लाइक बिल्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स। अब ये भी तो आपको देखने पड़ेंगे। अब एक सिंपल सी बात था, एग्जांपल आएगी ऊपर वाले की, तुझे ये भी कवर करने पड़ेंगे। हालांकि तुम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने आ रहे हो, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो इन्हीं से बनी होंगी, सोर्स डॉक्यूमेंट तो देखोगे ही, तभी तो कह रहा हूँ कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स सब देखना पड़ेगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के रिलेटेड होगा। वर्ड एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के रिलेटेड होना सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। ब्रॉडर कौन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के रिलेटेड होना, ये ब्रॉडर सेंस है, एफएस के रिलेटेड होना ये डिफरेंट सेंस है। हर जगह वर्ड क्या बोल रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिट, जिनका ऑडिट करना है उसके रिलेटेड जो होगा। और अपने आप को आपने मतलब इस वे से रीजनेबली सेटिस्फाई करवाना है कि जो भी प्रेपरेशन हुई है किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो क्या प्रोवाइड करें, रिलायबल एंड सफिशिएंट बेसिस कि सर मैंने सारी इंफॉर्मेशन देखी है, मुझे इंफॉर्मेशन रिलायबल मिली, सफिशिएंट मिली। मेरे को तो एक चीज बता, जिन इंफॉर्मेशन से, पहली बात, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, जितनी ये इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या होगी, रिलायबल एंड क्या होगी, मुझे नहीं लग रहा उतना हौसला मेरा किसके ऊपर बढ़ेगा, उसी इंफॉर्मेशन के सहारे तो क्या बनाई गई है, एफएस। तो तुम्हारा वहां तक भी स्कोप है ये पता करना, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड्स है, डाटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो रिलायबल थे, क्या वो सफिशिएंट थे। कॉमन सेंस, अगर ये लिटिक, अगर ये रिलायबल होंगे ना, आत्मविश्वास विश्वास तो मेरा बढ़ गया। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन पे ऑडिट नहीं करना, सोर्स पे ऑडिट कर। जिसकी इनपुट ही गलत होगी आउटपुट तो गलत होगी होगी। तू जाके भाई इनपुट चेक कर, अगर इनपुट रिलायबल थी, सफिशिएंट थी, आउटपुट तो ऑटोमेटिकली क्या निकलनी है, रिलायबल। बाकी अपन इसका भी काम करेंगे, बट तेरे कवरेज वहां तक भी है।
नहीं, लोग क्या कहते हैं सर, ये लो जी एफएस ऑडिट करो। मैं क्या, हाँ सही है सब कुछ, ये डाटा भी तो कहीं से आया होगा। ये डाटा कहां से आया? द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड बाय द एंटिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो भाई वहां तक जाके पहले चेक कर, अकाउंट्स एग्जाम में नहीं करे, जर्नल एंट्रीज देखे नहीं, सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ बिल वाउचर्स डॉक्यूमेंट कुछ देखे नहीं, हाउ कुड यू श्योर दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में सही होंगी? तेरी कवरेज वहां तक है। तो एक चीज बता, ऑडिट किसका करने आ रहा है? इस डब्बे का, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पर ये बना कहां से है? क्या वो सारा कुछ इस डब्बे में आ गया होगा? वो तो अलग जगह पड़ा होगा। तेरी कवरेज वहां तक है, वहां तक जाके उसको चेक कर, सोर्स डॉक्यूमेंट, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके जेवीज, उसके जो कुछ भी है, प्रिंसिपल बुक्स हो, सब्सिडरी बुक्स हो, सब जाके देख। क्योंकि जब इनपुट सही होगी, आउटपुट तो ऑटोमेटिक। अरे ये तो जस्ट एक समराइजिंग है। बनी ये कहां से है? बनी यहां कहां से है? फ्रॉम द सोर्स। और मैं कह रहा हूं सोर्स मुझे देखना है, मैं कह ये पूछने का सवाल है, कॉमन सेंस है। इनके ऊपर अगर तुझे रिलायबिलिटी बतानी है, यूजर्स का कॉन्फिडेंस अगर इंक्रीज करवाना है, तुझे पहले किस चीज के ऊपर अपना इंक्रीमेंट, आपको एश्योरेंस किस पे चाहिए होगी? उसकी इंफॉर्मेशन। सिंपल सेंस। एफएस बनाई गई कहां से? और अगर वो इंफॉर्मेशन को लेकर आप, उसकी रिलायबिलिटी को लेकर, उसकी सफिशिएंसी को लेकर, अगर आप क्या हो, रीजनेबली सेटिस्फाइड, क्या हो, मैं तसल्ली बख्शूं, मैं कह जी मेरा मन ठीक है, मैंने इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स डॉक्यूमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल मैंने देखे, मेरी तसल्ली है। जब मुझे सोर्स पे तसल्ली है तो नेचुरली इस पे भी हो, डाउट ही किस बात का। और मेरी कवरेज वहां तक जाती है। नाउ द ऑडिटर मेक्स अ जजमेंट ऑफ, हाँ जी, Reliability and sufficiency of financial information by making a study and assessment of accounting systems and internal. ये आ गया तेरा पॉइंट। क्या बताया था, किसी भी एंटिटी में अगर जाते हो तो वहां पे कितने सिस्टम देखने को मिलते हैं? दो। So, वन इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और दूसरा, अच्छा, तेरे को इस इंफॉर्मेशन पे, सुन ध्यान से, लिंक बना रहा, फिर लाइन इकट्ठी कर लेना दोनों की। तेरे को इस इंफॉर्मेशन पे रिलायबिलिटी कैसे आई, सफिशिएंसी कैसे फील हुई? कितना कमाल है सर, मैंने इनके सिस्टम चेक करे। सिस्टम कौन से? मैं कहा जी दो। पहला कौन सा? आईसी। दूसरा कौन सा? अकाउंट। मैंने उस पर प्रोसीजर लगाए हैं, मैंने उनके ऊपर एप्रोप्रिएट क्या करे हैं, टेस्ट करें, इंक्वायरी करें, प्रोसीजर लगाए, एविडेंस इकट्ठे करें, तो जाके मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हुई, उन पे तसल्ली हुई। और उन पे तसल्ली होना मतलब जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन हो रही है वो अपने आप में क्या है, रिलायबल एंड सफिशिएंट। इनको लगा होगा ऐसे ऑडिटर कच्चे काम कर रहे हैं, ऐसे ही कह दिया होगा इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, सफिशिएंट है। मैं कह जी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पहले अपने आप को पूरा तसल्ली लायक करा। कैसे? मैंने पहले जाकर इनके दो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी। एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है एंटिटी में और अकाउंटिंग, जिसके ऊपर मैंने प्रोसीजर्स, टेस्ट क्या करे, कैरी आउट करे, लगाए, वहां से तसल्ली मिली। देन आई कैन से दैट कि हाँ सर, मेरी जजमेंट कहती है कि इनकी जो इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड है ना, जिससे जिससे क्या बनाई जा रही है, एफएस, रिलायबल, वो इंफॉर्मेशन अपने आप में रिलायबल है, सफिशिएंट है। और जब ये रिलायबल और सफिशिएंट होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अपने आप में काफी हद तक क्या होंगी, सही। अब एक चीज देखना, ऑडिटर यहां से खड़े होकर किसको देख रहा है? सिर्फ इसको लगा था कि कल एफएस तक जाना है मुझे, मैं इसको खींच के कहां तक ले गया कि भाई तेरा स्कोप वहां तक है जहां से ये चीज चली है। ये एफएस, ये तो अपने आप में क्या है, सोर्स तो उसका ये पड़ा, यहां तक तेरी कवरेज आएगी, वहां तक पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा, टेकअप करना पड़ेगा। सुन, अब लाइन एक बार दोबारा पढ़, द ऑडिटर मेक्स अ जजमेंट ऑफ, हाँ जी, reliability and sufficiency. मतलब ऑडिटर इस चीज के बारे में जजमेंट कैसे बनाएगा कि जो इंफॉर्मेशन मैंने इनकी देखी है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं? बाय मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ, बाय मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ किस चीज की, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स, एंड बाय कैरिंग आउट, मैंने सर इवन कल स्टडी नहीं करी, मैंने टेस्टिंग भी करी है।
मैंने कंट्रोल्स वगैरह इनके चेक भी करे, मुझे उस पर बड़ी तसल्ली मिली। एंड जब उन पे तसल्ली मिली, नेचुरली फिर आगे तो काम सही चलना ही चलना। तो मेरी कवरेज वहां तक है। नंबर थर्ड पॉइंट पढ़ो, प्रॉपर। हाँ जी बोलो। हाँ, गारंटी नहीं है, मेरा विश्वास है, बाकी चेक करूंगा। उस अकॉर्डिंग टू मैं अपने प्रोसीजर लगाऊंगा, उस अकॉर्डिंग टू मैं लेवल ऑफ एप्लीकेशन कम या ज्यादा रखूंगा। बट कहते नहीं, आधा हौसला तो देखने में आ रहा, और मैं पक्का तो नहीं कह रहा। मैंने अभी ये कहा कि मैंने सर जितने गिन की तसल्ली करी है मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है तो नहीं, देखेंगे। ये चीजें क्यों जरूरी हैं, ये डिस्कशन करो ना कि जरूरी क्यों है, आज आप ये बातें क्यों कर रहे हैं। सर आई हैव टू मेक अ प्लान। मैंने अब उसके क्या करने हैं, ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने हैं, कौन से लगाऊं, कब लगाऊं, किस हद तक लगाऊं। पहले हाथ तो तू अपनी पता कर ले, मैंने जाना कहां तक है। मुझे ये तो पता नहीं कि मेरा स्कोप क्या है, मैं अल्टीमेट प्लानिंग करने चला, तो गलती मेरी है। इसीलिए स्कोप डिसाइड करना क्या है, जरूरी। और इन चीजों तक और इन चीजों से तुझे तेरा स्कोप क्या होगा, क्लियर होगा, ताकि भाई अपनी प्लानिंग तुम क्या कर सको, शुरू कर सको। अब तेरे स्कोप में तीसरा पॉइंट पढ़ियो, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर डिस्क्लोजर। व्हाट इज द मेन मोटिव, ऑडिट करवाने का मोटिव क्या था, यूजर्स का कॉन्फिडेंस क्या करवाना, इंक्रीज। मैं कहा जी कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज तब होगा ना जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के प्रॉपर क्या दिए होंगे, डिस्क्लोजर्स, कि नथिंग टू बी ओमिटेड, कि कंपनी कुछ भी इनसे छुपाए ना, बताए, प्रॉपर डिस्क्लोजर दे। और ये चीज चेक करना कि इन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये तेरी ड्यूटी है। सो पहला पॉइंट क्या आया, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। दूसरा क्या आया, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा क्या आया, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फंक्शन। आपकी कवरेज में, आपके स्कोप में, रेंज में ये चीजें क्या होती हैं, कवर होती हैं। यहां तक तेरा स्कोप बनता है। नाउ द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड whether relevant information is properly disclosed in the financial statements. He should also keep in mind applicable statutory requirements in this regard. भाई बताओ, ऑडिटर ये देखना चाह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है नहीं करी है। आप भी तो तब देख पाओगे जब तुझे ये पता होगा स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कहती क्या है, क्या क्या डिस्क्लोज होना चाहिए। ऑडिट करने जा रहा है शेड्यूल 3 का, तुझे खुद ही नहीं पता शेड्यूल 3 कहता क्या, ऐसा तुम ऑडिट करके जाओगे। सर ये तो कॉमन सेंस के पॉइंट हैं। आपको अल्टीमेटली अगर ये देखना है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड और नॉट, तो उसके लिए जरूरी क्या है, पहले तुझे पता होना कि शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि ये कंपनी है, इसका ऑडिट करने जा रहा हूं, मुझे ये देखना है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए गए या नहीं। तो पहले ये देख, तुझे पता है शेड्यूल 3 क्या कहता है, तभी मैं इनका ऑडिट कर पाऊंगा। ऑडिट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, फर्स्टली यू मस्ट हैव द नॉलेज, तो तुम सही गलत का फैसला कर पाओगे। तुझे तो पता नहीं कि सही गलत क्या है। पढ़िए वर्ड, ही शुड ऑल्सो कीप इन माइंड द एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट, it is done by ensuring that, हाँ जी, Financial statements properly summarize transactions and events recorded therein, and by considering the judgments made by the management in preparation of financial statements. The management is responsible for preparation and presentation of financial statements. अब सुनो, ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके। कल तो पिछले वाले पॉइंट में क्या था, इट इज डन बाय एंश्योरिंग दैट, ये बात कि प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए हैं या नहीं, ये आप कैसे इंश्योर करोगे, प्रॉपरली इंश्योरिंग दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली समराइज करती है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को जो रिकॉर्डेड देयर इन है। तो ऐसा तो नहीं कोई लूप होल है, कुछ बताया नहीं गया, खुल के बात नहीं की गई, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन दिखाए गए हैं क्या वो प्रॉपरली दिखाए गए हैं, ताकि यूजर एफएस को पढ़कर अपना डिसीजन बना सके, उसके बारे में जान सके। तो ऐसा तो नहीं कि उसके बारे में कुछ बताया नहीं। पढ़िए, एंड बाय कंसिडरिंग द जजमेंट्स मेड बाय द management इन द प्रेपरेशन ऑफ, financial statements. यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पर करें भी क्या करें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क खुद ये अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है कि आप लोग पर्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में अपनी जजमेंट्स क्या कर सकते हैं, यूज। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कोई अजम्पशंस लगाना,
तो उसके बिना तो वैसे भी तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही नहीं पाओगे। ये पावर गिवन बाय द क्या है, फ्रेमवर्क। अब द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द अफेयर्स। हाँ जी। And it makes many judgments in this process of preparing and presenting financial statements. For example, choosing of appropriate अबे लगा accounting लो, policies. एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना भी AS1 के अकॉर्डिंग किसकी ड्यूटी है, मैनेजमेंट। अगले कहते हैं जी अपने आप देखो, हम नहीं बताएंगे, इतनी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, उनमें से तेरे बिजनेस के लिए कौन सी सूटेबल है। कहते हैं मैनेजमेंट पढ़ी लिखी है, अपने आप देखेंगे, अपने आप चूज करेंगे कि इनके लिए अप्रोप्रिएट क्या है। हमें तो बस ये पता है कि जो भी एक बार चूज करोगे वो कंसिस्टेंटली क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। पर मैंने कभी आपको ये भी नहीं कहा कि आप चेंज नहीं कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, फिर उसके प्रॉपरली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। चलना है तो डेकोरम के अकॉर्डिंग चलो ना। पढ़िए, द ऑडिटर इवेल्युएट्स। हाँ जी। Selection and consistent application of accounting policies by management, whether such a selection is proper and whether chosen policy has been applied consistently on a period to period basis. ऑडिटर को बताओ, अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर ऑडिटर क्या कर सकता है, सिर्फ इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट, ये सिलेक्शन कैसे करते हैं, और अल्टीमेटली क्या ये कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, और अगर ये कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते, कभी चेंज करा होगा क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, क्या उसका प्रॉपरली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोजर क्या इन्होंने करा है। दैट इज अ मोटिव। यही कर सकता हूं, इससे ऊपर मैं तो कुछ और कर नहीं सकता। पढ़िए, सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ historical financial information, therefore audit of the financial statement is also conducted based upon Historical financial information. मैं पहले कह रहा हूं, मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने आ रहा हूं, मैं कोई प्रेजेंट का नहीं, कोई फ्यूचर का। सो यहां तक इन चीजों को लेकर है तो तीन ही पॉइंट है, एक्सप्लेन करे हुए हैं। पहला सर, एक तो आपने एंटिटी के हर एस्पेक्ट को कवर करना है, तो हर का मतलब क्या है, जिनका भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ क्या होगा, लिंक। एंटिटी के उस हर कोने तक तुम पहुंचोगे जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड से लिंक। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन इंफॉर्मेशन से बनाई गई हैं उनकी रिलायबिलिटी चेक करना, उनकी सफिशिएंसी चेक करना, ये भी तेरी ड्यूटी। और तीसरा, ये पता करना क्या इन्होंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए। यहां तक आपका स्कोप बनता है। कहते फिर ये भी बता दो व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। जहां आपने ये स्पेसिफिकली बता दिया व्हाट इट इंक्लूड्स, मैं तो कह रहा हूं उल्टा, व्हाट इट इंक्लूड्स में तो सब कुछ ही आ गया। तुमने वर्ड 3 बोले, एरिया तो सारे कवर हो गया। फिर ऐसे करो, ये बता दो व्हाट इट नॉट इंक्लूड्स। ये ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए पहचानना कि क्या इसमें नहीं आता। मैं एज एन ऑडिटर सोच रहा हूँ ये भी मेरा काम है, ये तो मेरा काम ही नहीं। उल्टा ये ना याद कर लूं व्हाट इट नॉट इंक्लूड्स, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट्स में तो सब कुछ ही आ गया। पढ़िए, ऑडिटर इज, पहला पॉइंट, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ जी। Perform duties which fall outside the domain of his competence. इसका मतलब क्या, Those areas पावर से बाहर, मतलब जो मेरे फील्ड के अंदर नहीं आता, मेरी कवरेज के अंदर नहीं आता, जिनमें मेरा कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, मेरा काम ही नहीं है वो। अब वो काम थोड़ी मैं करूंगा पर्टिकुलरली। अब कह दो जी ऑडिटर को अच्छे पैसे मिलेंगे, नहीं, पैसों को लालच दोगे जब मेरा काम ही नहीं है। जब मेरा काम ही नहीं है, वो कहते सर सॉरी ये मेरे फील्ड में नहीं आता, ये मेरे स्कोप में नहीं आता। तो फॉर एग्जाम्पल, मानना कि हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, तो वैल्यूएशन के भी तो आगे कई पॉइंट्स हैं। नहीं, मैं अब बिल्डिंग की वैल्यूएशन करूंगा, बिल्डिंग के ऑडिट करूंगा, इनके ऑडिट्स करने के लिए कौन है, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो उनका स्कोप है। अब अगले की रोटी छीनूंगा, कहते है तो ऑडिट है, ले मेरे को बताओ, मैं लिख के देता हूं। ये थोड़ी, जो चीज मेरे डोमेन में फॉल नहीं करती, नहीं करती। अब मशीनरी की वैल्यूएशन है, मशीनरी की वैल्यूएशन भी कौन करेगा, इंजीनियर करेगा, हम थोड़ी करेंगे उसकी प्राइस वैल्यूएशन। हाँ, सिक्योरिटीज की है, फाइनेंशियल एसेट्स की है, ये मेरा स्कोप है। SFA, सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स, ये तेरे कोर कॉम्पिटेंस में आते हैं। कंपनी लॉ पढ़ा, कितनी बार कहा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट से वैल्यूएशन करवा लो, हमने कभी मना करा।
क्योंकि वो आपके कॉम्पिटेंस में है, वो आपके स्कोप में आता है, वो कर सकते हो, बट ये थोड़ी हर चीज। नाउ फॉर एग्जाम्पल इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑडिटर टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी, हाँ जी, इट इज नॉट, सॉरी, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, हाँ जी, from an auditor to determine suitability and life of civil structures. लाइक सिविल स्ट्रक्चर्स के ऑडिट होते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग की कितनी स्ट्रेंथ है, कितने और साल तक ये इजीली चल पाएगी, ये तो एक सिविल इंजीनियर बताएगा ना कि सर इस बिल्डिंग की लेआउट कैसे बनाई गई है, यहाँ पे अर्थक्वेक की रेशो कितनी है, एंड किस सैंड के ऊपर ये बनी हुई है, मटेरियल कौन सा लगा हुआ है, इसके अंदर मान लो जो टाइम टू टाइम जो इसकी स्ट्रेंथ के लिए लोहा, आयरन, स्टील जो भी कुछ डलता है वो कितना डला हुआ है, कंक्रीट कितना लगा हुआ है, ये सारा स्कोप किसका है, सिविल इंजीनियर का है, हमारा थोड़ी है। पढ़िए, these require different skill sets which may be performed by qualified engineers in their, ये मेरा स्कोप है। अगला कहता जी ऑडिट के नाम सुनते ये नहीं ना सीए को आगे कर दो, जिन चीजों में मेरा कॉम्पिटेंस ही नहीं है, जिन चीजों में मेरा स्कोप ही नहीं है, क्यों अपने को आगे करना। नाउ नेक्स्ट वर्ड, एन ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन फाइंड आउट करना कि ये फलाने साइन जेन्युइन है या नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है, फैब्रिक वूवन तो नहीं है, बनाया गया तो नहीं है। सर इतना डिटेल में नहीं हम जाते, आपने कहा था अल्टीमेटली आप इसको क्या करो, इसका डॉक्यूमेंट चेक करो, बिल वगैरह चेक करो, वेरीफाई करने को थोड़ी कहा था। लाइक मैं कह रहा हूं मैं कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, ये काम होते हैं फोरेंसिक वालों के, हमारे काम नहीं है, हमारे काम नहीं है। मेरे लिए तो कोई डॉक्यूमेंट अगर पेश किया गया, मन करे वो फैब्रिकेटेड हो, समझ रहे हो, फैब्रिकेटेड मीन्स नकली बनाया गया हो, क्राइम सीन तैयार करा हो, हमें क्या पता। और कहते सर ये तो वैसे भी आपके डोमेन में तो आता ही नहीं कि आप अल्टीमेट उसकी ऑथेंटिसिटी में जाओ, मेरे को ऑथेंटिसिटी में जाने की जरूरत नहीं। अगले ने कागज पेश करा, एट द फर्स्ट अपीयरेंस मुझे कागज सही लगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, आपको उसकी डिटेल में तह तक जाना चाहिए था। मैं कहा क्यों जाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन फाइंड करना मेरा काम ही नहीं कि वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट, एट द फर्स्ट अपीयरेंस। हाँ, जो मेरी रीजनेबल केयर बनती है मैंने वो करी, मुझे डॉक्यूमेंट सही लगा। अब मैं कह दूं नहीं जी मुझे एमडी के साइन दिखाओ कौन से हैं, मैं मैच करके देखूंगा, इतना टाइम नहीं है। और वैसे भी डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी करना मेरे डोमेन में, मेरी कॉम्पिटेंस में फॉल, ये किनका काम है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का काम है। हाँ तुझे डाउट है, तू डाउट क्रिएट कर, अगले वेरीफाई करवा के देंगे, पर मुझे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। पढ़िए, एन ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी, The genuineness of documents cannot be authenticated by him because he is not an expert. he is not an expert, he is not an expert in this, मैं तो एक्सपर्ट है ही नहीं इस मामले में, इस एरिया में मेरी कोई कोर कंपिटेंसी नहीं, तो ऐसे खामखा मेरे पे अप्लाई करोगे नहीं। नाउ एंड थर्ड पॉइंट, ऑडिट है नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, कि सर हम कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कर रहे हैं, ये तो जस्ट अपने आप में क्या एक ऑडिट है। अब इतना भी क्या क्रिटिकली आप ज्यादा ही पीछे पड़ गए, अगर आपको इतना ही फैक्ट एस्टैब्लिश करना था फिर आप इन्वेस्टिगेशन करवाते ना, ऑडिट क्यों करवा रहे हो। ऑडिट अपने आप में एक जर्नल अप्रोच है और इन्वेस्टिगेशन अपने आप में स्पेसिफिक अप्रोच है। पढ़िए, एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग, ये मैंने पहले पूछा था, इन्वेस्टिगेशन होती कहां पे, जहां पे कुछ गलत हुआ हो, बस ये पता करना होता है किसने करा, गलत तो हुआ ही है। एंड ऑडिट करवाने की वजह क्या थी, देयर वाज समथिंग रॉन्ग और देयर मे बी समथिंग रॉन्ग, हो सकता है। और अच्छा ऑडिटर वहां पे जा रहा है, ऑडिट करने जा रहा है, यही सोच के जा रहा है कि गलतियां निकालनी है, नहीं, आप तो एक जर्नल अप्रोच के साथ जा रहे हो कि मैंने चीजों को वहां पे एग्जामिन करना है, 1 to 1 देखना है, अगर कुछ गलत मिला मुझे उसके बारे में क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। पर मेरे मन में ये तो नहीं गलत मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं सर। सो ऑडिट करवाना एक जर्नल अप्रोच है। और अगर मैं रिपोर्टिंग पॉइंट से बात करूं, ऑडिट रिपोर्ट तो जो मैं इशू करूंगा वो तो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होगी, बट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थोड़ी पब्लिकली अवेलेबल होती है। पढ़िए, he does not have any specific legal powers, हाँ जी, Search or recording statement. और सबसे बड़ी बात,
एज अ पावर वाइज अगर बात करें, मेरे पास तो लीगल पावर ही नहीं है। ये स्पेसिफिक लीगल पावर किसके पास होती है? इन्वेस्टिगेटर। उनके पास तो सीज करना, आपकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, आपसे चीजें पूछना, उनके पास तो बहुत वाइडर राइट्स हैं। पढ़िए, he does not have any specific legal powers of search and recording statements of witness। हाँ जी, which may be necessary for carrying out an official investigation. जब भी इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन हो रही होती है ना, उस हाथ में एक रिकॉर्डर रखते हैं, हर बातें आपकी क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर बाद में दिमाग चलाते हैं। पहले नहीं वो आपसे कुछ पूछेंगे। इन्वेस्टिगेटर बहुत चीज है, ऐसे थोड़ी यार कोई मतलब पोस्ट बनाई गई है, किसी तरीके के कारण, किसी चीज के कारण ही वो इन्वेस्टिगेटर माना गया। वो रिकॉर्ड पता क्यों कर रहा है? क्योंकि बाद में आराम से एकांत होकर बैठ के दोबारा सुनेगा तेरी सारी बातें, इवन तेरे बिहेवियर, तेरी आवाज से नोट कर लेगा, इसने कहाँ पे पोज लिया, मैंने क्वेश्चन पूछा, इसने सोच के बोला कि बिना सोचे बोला, वहीं से शक होएगा। और इनका सिस्टम तो चलता ही किस पे है? शक पे। डे वन सस्पिशन हुई दया, सीआईडी वाला कुछ तो गड़बड़ है। वो एक ही लाइन को चार बंदे चारों एक ही लाइन बोलते हैं। हाँ सर समझे, हाँ मतलब कुछ गड़बड़ है। वो एक ही लाइन बोले, उसका कारण इनकी ना एक थॉट प्रोसेस होता है। जब एक ही चीज को बार बार सोचकर बोला जाए ना, कुछ सस्पिशन रेज होते हैं, एंड उन्हीं सस्पिशन से चीजें बाहर निकलती। और अल्टीमेट जब एक बंदा किस सेंस में बोलेगा, दूसरा किस सेंस में बोलेगा, तीसरा कैसे, मीनिंग डेविएट होंगे, और मीनिंग डेविएट होंगे, और इससे बार बार पूछो। या तो बंदा दृश्यम की तरह एक्सपर्ट हो कि स्टेटमेंट नहीं बदलनी, ये पुलिस की आदत होती है, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन इनकी आदत होती है, कोई भी चीज एक बार में बच्चा पूरी नहीं पूछेंगे। कुछ सेशन आज रिकॉर्ड करो, क्यों? अगर पर्टिकुलरली देखो, सच एक ऐसी चीज है जो कभी फेड आउट नहीं होती, झूठ एक ऐसी चीज है जो फेड आउट होगी ओवर द टाइम। तुझे खुद ही नहीं पता होगा मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, क्या बताएगा? स्टेटमेंट्स में फर्क दिखेगा, या वो खुद कई बार आपको कंफ्यूज करने की, बहुत दिमाग वाली चीज। हर कोई थोड़ा अल्टीमेटली ऐसे इन्वेस्टिगेट, क्योंकि मैंने वो चीजें तुमसे कमिट करवानी है। कह दो या तो वो दृश्यम की तरह हो, पूरा प्लान, हर चीज प्लान। वो कमिट करवाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, जबकि क्राइम तो करा है, बट वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टिगेटर फेल हो गए। क्यों? उनसे तगड़ा दिमाग इन्वेस्टिगेटर की सोच लेके कौन बैठा है? वो पहले बैठा है। चीज चलती कहां से, क्या पूछेंगे, ये करेंगे। उसके घर वालों की भी स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करवाते हैं ना, अलग अलग बिठाकर, इकट्ठे नहीं, अलग अलग बिठाकर, कि बच्चे को धमकाएंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे। कोई तो सच बोलेगा, बट वो सारा क्राइम सीन पहले तैयार करके बैठा होता है। क्यों? उसको नॉर्मल प्रोसेस का पता है, नॉलेज थी ना उसको, पता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, क्या किस हद तक वो जा सकते हैं। वो आपको मारेंगे भी, डांटेंगे भी, ये भी करेंगे, फलाना करेंगे। तुमने ये बात स्टेटमेंट बदलनी नहीं। क्यों? अगर स्टेटमेंट बदली गई, सच और झूठ पता लग जाएगा, लगा पिछली स्टेटमेंट में तूने ये कहा था, इस बार तू ये कह रहा है, फिर और डराएंगे, चार मारेंगे, फिर तो अपने आप सच बोलेगा। ये चलते काम। बट ये वहां होगा जहां पे ऑलरेडी कोई रॉन्ग डूइंग है। ऑडिट करवाने का मोटिव ये थोड़ी था। ऑडिट करवाने का मोटिव क्या? जस्ट एक जनरल अप्रोच है। पढ़िए सर, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम किससे, और इधर वर्ड पढ़िए, इन्वेस्टिगेशन अपने आप में क्या है? एक critical examination of the accounts with the special purpose, with a special purpose. For example, if fraud is suspected, हाँ जी पढ़िए, And it is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists. It takes the character of investigation. अगर आपको बुलाया ही इस पर्पस के लिए गई कि पता करके दो फ्रॉड हुआ है या नहीं, फिर ये ऑडिट थोड़ी है, ये तो क्या है? इन्वेस्टिगेशन। ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन है जो अकाउंट्स को एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ चेक करने के पॉइंट से बुलाया गया है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑन द अदर हैंड इज टू ऑब्टेन Stable assurance अबाउट वेदर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम दिस, जो अपन ने पढ़ा। जबकि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है?
जर्नल एंड क्या है, ब्रॉड। इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या है, स्पेसिफिक एंड ना। दो टॉपिक्स अभी के अभी 2 मिनट लो। व्हाट इट इंक्लूड्स, व्हाट इट नॉट, दोनों पढ़ो फटाफट। हाँ जी, करिए जी फटाफट जल्दी, ये देना हो चलिए रिमोट। दोनों के दोनों टॉपिक्स फटाफट करो, आगे अपनी कहानी अलग टॉपिक पे चलेगी जी। बी क्विक। एक मिनट जी। हाँ जी बोलो। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, सोर्स वगैरह, जैसे वाउचर वगैरह, हाँ उसका क्या होगा? हाँ बिल्कुल, 8 साल। बेसिक कंपनी रिकॉर्ड्स तो वैसे करेगी सब कुछ, यही तो मेन होते हैं। इन्हीं से तो पर्टिकुलर और रिकॉर्ड्स में क्या मेंटेन होते हैं, यही तो है मेन। वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, जितनी भी डीड्स, राइटिंग्स, कुछ भी कहते नहीं, बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर कहते थे अपना, सब कुछ मेंटेन होगा। फिर तो मैं नॉर्मली कहता हूँ जी कल बुक्स बनी हुई हैं, वो तो इलेक्ट्रॉनिकली है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, ये तो मेन है जो मेंटेन करने, जहां से तुम कल को वेरीफाई कर पाओगे ये चीज। करो जी फटाफट, देन आगे अपन नया टॉपिक शुरू करें बढ़िया। इनहेरेंट लिमिटेशंस। बताओ जी प्रीवियस में कोई डाउट, चले आगे। लो सुनो वर्ड। अब आगे जो कंटेंट है दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरेंट, इनबिल्ट, इनसेपरेबल, जिनको ऐसी कमियां, लिमिटेशंस ऐसी कमियां जिनको अलग करना पॉसिबल नहीं। सर ये एग्जिस्ट करेंगी, ये बीच में ही रहेंगी, जितना मर्जी आप जोर लगा लो ये बीच में ही रहेंगी। कैसे कहते मतलब, फिर इसका इम्पैक्ट क्या है, मैं कहा जी इम्पैक्ट तो मैंने आपको पहले बताया था। यही तो वो वजह जिस कारण से मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। और आई कैन से एक नया वर्ड, यही तो वजह है जिसके कारण से ऑडिटर का ऑडिट रिस्क, ऑडिटर का ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो, ऑलवेज ऑलवेज प्रिवेल करेगा। ऑडिटर को हमेशा डर लगा रहेगा। किस बात का डर, मैंने कहीं ओपिनियन गलत तो नहीं दी थी, कहीं कल को इंस्पेक्शन खुल जाए, पता लगे कि मैंने ये नहीं बताया, फलाना नहीं बताया, वो नहीं बताया। उसका कारण कौन बैठे हैं, कारण है जी इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्योंकि आप चाहे मैं कह रहा हूं लाख कोशिश कर लो, दुनिया का बढ़िया से बढ़िया ऑडिटर ले आओ, वो भी तुझे एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कि एब्सोल्यूट लिख के दे दे, कौन लिखे। और ये रिस्क जो होता है ना, ये रिस्क, ये किस चीज का रिस्क होता है, रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, कि ऑडिटर को यही बात अंदर से खाई जाए कि मैंने ओपिनियन कहीं गलत तो नहीं दे दी। अब इन दैट केस मान लो सपोज मैं कह रहा हूं जानी चाहिए थी अनमॉडिफाइड, जानी चाहिए थी
सॉरी, जानी चाहिए थी मॉडिफाइड। कौन सी? मॉडिफाइड। मैंने कौन सी दे दी? अनमॉडिफाइड। ये तो गलत हो गया ना, इस बात का रिस्क। और एक बात बताओ, अगर हम नॉर्मली बात करें, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में वर्ड बोलता हूं, अगर मैंने गलत को गलत बताया, गलत को, क्या गलत करा मैंने? कुछ भी नहीं, बट मैंने गलत को सही बताया, ये गलत हुआ। अब इसको लिंक कर, जानी चाहिए थी मॉडिफाइड। मॉडिफाइड कब जाती है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट तो थी। जानी चाहिए थी मॉडिफाइड, मैंने कौन सी दे दी? मैंने गलत को क्या बता दिया? सही। ये गलत हो गया ना, ये ऑर्डर रिस्क है। नहीं, एक बात बता, जानी चाहिए थी अनमॉडिफाइड, मैंने कौन सी दे दी? मॉडिफाइड। कोई फर्क नहीं। कारण वैसे भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होती हैं, वैसे भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होती हैं। उल्टा वो तो तेरी फेवर में ही काम करेगी। सर गलत पता कब होगा? जब जानी कौन सी चाहिए थी? मॉडिफाइड। तूने कौन सी दे दी? अन। ये गलत कर दिया। ये रिस्क जब आपको अंदर से खा रहा है ना, दैट मीन्स ऑडिटर को क्या फील हो रहा है? ऑडिटर। और उसकी वजह एक ही है, उसकी वजह कौन बैठा है? ये इनहेरेंट लिमिटेशन। सर कुछ कमियां ऐसी होती हैं, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ये लाइन आप बिल्कुल ओके करोगे, हाँ सर बिल्कुल सही है। कह तो रहा हूं, दुनिया का बेस्ट ऑडिटर जिसको तुम मानते हो ना, जिसको तुम बेस्ट मानते हो, लेके आओ, उससे लिखवा कि मुझे एक काम कर, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे, वहीं पेन छोड़ देगा कि ना जी ना। किसने कहा एब्सोल्यूट? ये तो आपने कहा ही नहीं। मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे पाऊंगा? उसका कारण कौन बैठे हैं? सर कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिनको रिमूव करना किसी के बस की बात, और जिस वजह से ऑडिटर का रिस्क ऑलवेज क्या करेगा? प्रिपेयर। तभी जीरो ही नहीं होएगा। हाँ, इट कैन बी रिड्यूस्ड, इट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ मैक्सिमम लो लेवल, बट इट कांट बी जीरो। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ये तो ऑलवेज क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। फिर या तो ये वर्ड कट कर दो, फिर इसको कल्ली लिमिटेशन कह लो, इनहेरेंट रखो। इनहेरेंट का तो मतलब ही क्या है सर? दीज आर इनबिल्ट, ये बीच में बैठी हैं और बीच में ही रहेंगी, इनको बाहर निकालना किसी के बस की बात। तो जितना डिटेल ऑडिट करना चाहिए, मैं कह रहा हूं 4 दिन छोड़ 40 दिन लगा ले ऑडिट पे यार। 40 दिन भी बात मुझे लिख के दे दे कि एब्सोल्यूट इंश्योरेंस है, तो भी नहीं देगा, तो भी नहीं देगा, तो भी क्या कहेगा? रीजनेबली श्योर। पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम, यस प्लीज, Certain inbuilt limitations due to which an auditor cannot obtain an absolute assurance. किस वजह से? इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से आप कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम Mistakes. देखा क्या ना वर्ड? कभी ये वर्ड मैं कभी नहीं यूज करता, फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। हमेशा क्या कहते हैं? फ्री फ्रॉम। मटेरियल वर्ड बीच में क्यों लगाया गया? सर मैं आपको रीजनेबली श्योर करवा सकता हूँ कि मोटा मोटा सब बढ़िया है, ये नहीं कह सकता कि 100% सही है। 100 ना कहलाओ, 99.9 कहला लो चलेगा, 100 नहीं कहूंगा। आगे, ड्यू टू फ्रॉड और एरर, दीज फंडामेंटल वर्ड देख, लिमिटेशन की पहली बार सुना होगा, दीज आर फंडामेंटल। ये इतनी बेसिक लिमिटेशन है, इनको रिमूव करना किसी के बस की बात। तो दुनिया का बेस्ट ऑडिटर ले, तरह तरह की उल्टी सीधी टेक्निक जो लगाना चाहे लगा ले, मैं तो कह रहा हूं लगा तो सही, तू कर तो सही, नहीं होगा। पढ़िए आगे, ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, पढ़िए नेचर ऑफ, पढ़िए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली कमी। सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़िए। आप मेरे से पूछ रहे हो कि मुझे एब्सोल्यूट श्योर करो, नहीं पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जब वही इतनी खुली छुट्टी किसको प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट को। पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जिम्मेवारी किसकी? अभी पीछे लाइन पढ़कर आए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में ऑडिटर, सॉरी मैनेजमेंट, अपनी जजमेंट्स क्या करती है? यूज। नहीं तुझे लगता है कि जजमेंट्स हमेशा ऑब्जेक्टिव होंगी, अनबायस्ड होंगी? बताओ। कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग assumption जो भी लगाई होंगी, हमेशा कंपनी के हित में लगाई होंगी, सही लगाई होंगी। क्या पता सब्जेक्टिव हो, क्या पता गलत हो?
प्रोविजनिंग की एग्जांपल कितनी बार तो डिस्कस कर चुके। और इनके बारे में कमी पता क्या है, इनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो जजमेंट है, कोई बिल नहीं है, कोई वाउचर नहीं है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या पूछूं, क्या इनसे मैं क्या इवेल्युएट करूं। आप कह रहे हो नहीं जी नहीं, ऑडिटर जाके इनको चेक करे, मेरे प्रभु क्या चेक करूं ये बता, कोई है कुछ कागज पत्तर, है ही नहीं, जजमेंट्स है। प्रोविजन बनाई है 20%, मैं क्या क्यों बनाई है, हमें लगा, क्या पूछूं बता इसमें, मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, इंक्वायरी, मैंने पूछ ली, एंड बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग मुझे भी ठीक लगा, रीजनेबल लगा, क्या कोई एविडेंस है उस चीज का, मैं कहा जी यही बात मुझे लिख के दे दो, हाँ लिख के देते हैं ये ले, बट मिस स्टेटमेंट तो फिर भी प्रिवेल करती है। अगले ने करा होगा सब्जेक्टिव, बट तुझे विश्वास किस पे दिलवा रहा है, सर ऑब्जेक्टिवली करा जी, हमने तो इंटेंशनली करा ही नहीं, इस बात का क्या सबूत इकट्ठा करेगा, जब अगले का फ्रेमवर्क, उसका अकाउंटिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इतनी सहायता कर रहा है, मैनेजमेंट को खुला चीट करने के लिए कह रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों दूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी एब्सोल्यूट एश्योर करने की, मैं कहा जी टू द मैक्स, टू द हाई लेवल, जितना क्या श्योर कर सकता हूं उतना, मेरे पे ज्यादा यकीन ना करना, मेरे से पूछ रहे हो एब्सोल्यूट श्योर करवाने के लिए, जो तेरे लगते मैनेजमेंट बैठे हैं उनको तो तूने खुली छुट्टी दी है, फुल्ली फ्रीडम प्रोवाइड करी है, तेरे एफआरएफ ने दी है, और बोल, करो प्रोविजनिंग, करो एस्टिमेट्स, करो अकाउंटिंग पॉलिसी, जो तेरा मन करे वो कर, फिर अगले का कर गया मन, अगला कर गया जो करना था, मेरे पे क्या चला रहा है, मेरे पे किस बात पे आ रहा है कि मेरे को एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे, मैं नहीं दूंगा, रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है तो ले लो, नहीं अपने बस की बात नहीं है, क्यों, पहली कमी मेरे में नहीं तेरे सिस्टम में, और इसको दूर करके दिखा दे, ले तो क्या क्या दिखा मैनेजमेंट को कि कल से अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या कर दो, बंद कर दो लेने, एफएस नहीं बन पाएंगे, प्रोविजनिंग का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी चूज ही नहीं कर पाओगे, तू एफएस बना के तो दिखा, मैं वही बता कि नहीं यार, अपने में नहीं देखते, मेरे पे कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे, पहले अपने अंदर भी तो झांक के देख कि पहली कमी तो तेरे कारण है, जो मेरा ऑडिट रिस्क, मैं तो डर डर के ऑडिट कर रहा हूं, तेरे कारण तो मेरा ऑडिट रिस्क क्या हुआ पड़ा है, हाई हुआ पड़ा है, मैं तो उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका कारण क्या है, पहला कारण तो तुम हो, तुम्हारा फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग तुम बना के बैठे हो, बट preparation of the financial statement involves, हाँ जी, Making many judgments by management. हम्म, These judgments may involve subjective decisions. अच्छा जहां लिमिटेशन आती है ना वहां पे हमेशा वर्ड क्या आता है, मे, श्योर नहीं कर सकते ना, क्या पता तुम ऐसे करते होंगे या नहीं, मे इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस और अ डिग्री ऑफ Uncertainty. therefore the auditor may not be able to obtain Absolute assurance. one of the premises for conducting an audit is that management acknowledges its, हाँ जी, Responsibility of preparation of financial statements in accordance with applicable financial and for devising suitable internal. और उल्टा अभी मान लो वन ऑफ द प्रीमाइस, जो ऑडिट करने में आया हूं ना, एक शर्त पे आया हूं, एक प्री रेक्विजिट पे आया हूं, एक प्री रिक्वायरमेंट पे कि मुझे एफएस बनी बनाई मिलेंगी, और उनको बनाना एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ बनाना, सूटेबल इंटरनल कंट्रोल्स लगवाना, ये सारी किसकी ड्यूटी है, कल को अगर कोई कमी पेशी निकली भाई बराबर जिम्मेवार वो भी है, मैं कल्ला नहीं हूं, फिर मैंने सोचा मैं क्या यार एब्सोल्यूट लिखने की जरूरत ही क्या है, रीजनेबल कर दो, इनका भी काम चल गया मेरा भी चल गया। नाउ हाउएवर सच कंट्रोल्स मे नॉट हैव, अच्छा मैनेजमेंट ने अगर लिख के दे भी दिया, हाँ जी हमने एफएस एज पर द एफआरएफ बनाई है और सूटेबल इंटरनल कंट्रोल्स भी लगाए, डू इट मीन लगाए होंगे, क्या पता ना लगाए, ये कह रहे हैं एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ बनाई है जी, हम लिख के दे रहे हैं, डू इट मीन बनाई होगी, क्या पता नहीं बनाई, सर विश्वास के ऊपर गेम है, जितना का विश्वास मैं ऑब्टेन करूंगा उतना की मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसकी कमी मेरे पे ना निकालो, मेरी लैकिंग नहीं है, कमी आपके सिस्टम के अंदर, आपके फ्रेमवर्क के अंदर है, इनसे पूछो तुमने अकाउंटिंग एस्टिमेट क्यों अलाउ करे, ये अपनी बात शुरू कर देंगे, नहीं जी फिर वो तो जरूरी है ना, बुक्स में अगर प्रोविजन नहीं बनाओगे, खर्चा तो तुझे पता था ना कि आएगा, तुझे एस्टिमेट बेसिस पे बुक करना चाहिए था, यही तो पंगा पड़ गया, एस्टिमेटेड बेसिस, कहते फिर एग्जैक्ट भी कैसे कर लेते, एक्चुअल पता होता फिर एक्चुअल लायबिलिटी बुक ना होती, प्रोविजन क्यों बनाते, समझे ना पॉइंट, इन दैट केस
मेरे में कमी नहीं, ये आपके सिस्टम में। और इसको दूर करना मुझे छोड़ो, तेरे सिस्टम में पावर नहीं है, करके दिखा दूंगा। तो मैं कह रहा हूं जी ये चीज बंद करवा दो, मैं आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस दिलवाने को तैयार हूं कि ये बंद ही नहीं हो सकती। क्यों? उसके बिना एफएस बन ही नहीं पाएंगे, एफएस बनती ही जजमेंट्स के सहारे हैं। सो सिंपल वर्ड, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने के लिए तरह तरह की जजमेंट्स क्या करती है, यूज। एंड दैट जजमेंट में भी क्या हो सकती है, सब्जेक्ट। वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन सर, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि अब उसके कारण कमी निकले, हो सकती है जी। और आप मेरे पे कह रहे हो आपने इसको चेक क्यों नहीं करा, क्या चेक करूं, जजमेंट है, ज्यादा पूछूंगा, अगला मुझे बताएगा, मैं उसका रिकॉर्ड ले लूं बस। अब मैंने कोई चीज इंटेंशनली गलत करी है, तेरे को तो मैं अनइंटेंशनली प्रूव करवाऊंगा कि नहीं जी 20% बननी चाहिए थी इस बार, हमें ये लगा, हमें वो लगा, पर्सन दिस दैट, वो जचाएंगे ना बात अपने, पर अंदर का मोटिव थोड़ी बताएंगे। और किसी के अंदर झांक के थोड़ी देखा मैंने, जितना कि मैंने पता करना था मैंने पता कर लिया, मुझे रीजनेबल लगा मैंने भी निकाल दिया, दैट इज। अब ऐसे ही नेक्स्ट वन वर्ड आता है जी, कौन सा एक, चलो ये पहले नीचे वाला पढ़ो, नॉट इन द नेचर ऑफ, ये तो पढ़ ही चुके। अल्लाह कहता है यार क्यों इतना पागल हो रहे हैं, इतना भी क्या मर मिटने वाला काम है, ऑडिटर है, जान थोड़ी देनी है, और ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है, ज्यादा ही अपने आप को डिटेक्टिव की फील ले रहा है, इतना नहीं है मेरे भाई, जर्नल अप्रोच है, तुझे बस रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है और आगे इसको रिपोर्ट करना है, दैट्स इट। ये ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कि तुझे वो एलीज्ड रॉन्ग डूइंग निकाल कर देनी है। हम तो ये कहते हैं ऑडिट के स्कोप में आ गई सामने तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। मैं इस पर्पस के लिए थोड़ी आया था ढूंढने, फिर एसए 200 ने मुझे क्यों नहीं कहा गलतियां ढूंढ के दे, उसने भी वर्ड क्या कहा, whether the financial statements are free from material misstatement and क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करवाएगी, अगला तो खुद वर्ड मुझे मटेरियल कह रहा है। That is the point. Audit is not an, yes please. Official investigation. Auditor cannot obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement Due to frauds or errors. और बाकी सर एफएस में कई सारी चीजें ना किसके बेस्ड होती हैं, फ्यूचर इवेंट बेस्ड, जैसे प्रोविजनिंग वगैरह है, तो ये फ्यूचर बेस्ड ही है, मैं तो एस्टिमेट बुक करा था, ये एक्चुअल लायबिलिटी तो नहीं है। कुछ चीजें 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनाई गई मैनेजमेंट की ओर से, कुछ चीजें पास्ट की होती हैं, प्रेजेंट की होती हैं, इवन फ्यूचर बेस्ड भी होती हैं, एंड फ्यूचर इज अनप्रडिक्टेबल। हम कैसे कह दें जैसा तुमने सोचा होगा, जैसा तुमने बनाया होगा वैसा ही हैपन हुआ होगा, कुछ जरूरी थोड़ा सा, फ्यूचर इवेंट्स है, देयर में बी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड। और मन करे 31 को प्रेजेंटेशन ये क्या करके बैठे हैं, बाद में कुछ और हैपन हो जाए, मैंने फिर गारंटी थोड़ी दी थी, मैंने कोई आपको गारंटी थोड़ी दी थी। हाँ, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, मुझे सही लगा। पढ़िए, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट करते हैं एंटिटी को adversely, which may seriously affect the ability of an entity. मन कर ये नहीं पता, पिछले साल ऑडिट कंप्लीट हुआ, पिछले साल ऑडिट कंप्लीट हुआ, मैंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी, क्लीन ओपिनियन दी, डज इट मीन अगले साल भी बढ़िया काम करेगी? उससे अगले साल भी बढ़िया काम करेगी? सर ये पास्ट का ऑडिट है, कल के फ्यूचर इवेंट जो भी होंगे हमें क्या पता क्या होगा, कोई इंसॉल्वेंसी होगी, कोई लॉस मेजर अकर हो गया, किसी भी कारण, सर फ्यूचर इवेंट्स आपके इसमें कवर नहीं होते, सीधी सी बात है। माइट भी हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन आपने एफएस के अंदर शो करी हो, फ्यूचर इवेंट बेस्ड हो, कल को वैसा ना निकले, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा, इसीलिए मैं एब्सोल्युटली श्योर नहीं करूंगा, क्या श्योर करूंगा, रीजनेबल द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट। हाँ जी, in future due to change in market conditions, emergence of new businesses or business model or the products or due to onset of क्या, adverse कोई एडवर्स इवेंट हो गया, जैसे वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट पढ़ते थे अपन, कि कोई ऐसा इवेंट हो गया जो 31 मार्च को प्रेजेंट नहीं था, हम कहते जी आपने पिछली बैलेंस शीट में तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं, प्रभु जी फ्यूचर इवेंट है, उस वक्त ऐसा कुछ था ही नहीं, हम कैसे बता देते। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं जिसमें 2 पॉइंट मैंने अभी छोड़े हैं,
ये कुछ कमियां ऐसी हैं जिनके कारण मैं कभी भी एब्सोल्यूट अश्योर नहीं करूंगा, रीजनेबल अश्योर करूंगा, और अल्टीमेटली जिनके कारण से ऑडिट रिस्क ऑलवेज क्या करता है, प्रिवेल करता है, ये कभी जीरो नहीं होगा। अब इसमें 2 पॉइंट अपने पेंडिंग है जी। पहला, एक तो नेचर ऑफ एपी, थोड़ा इस पर टाइम लगेगा, और दूसरा टाइमलीनेस ऑफ कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। कल इन पे डिस्कशन करेंगे। आगे तेरे छोटे छोटे हैं, ये जो तेरे टॉपिक्स है ना, ये तो जस्ट आप ये मान के चलो 10-10 मिनट के टॉपिक है। पहला अपन मेन कंटेंट ये कवर करते हुए काफी हद तक मैक्सिमम 2 लेक्चर इस पे, मैक्सिमम 2 लेक्चर, एक में कल सम अप और एक में विद स्कैनर आपके कुछ क्वेश्चंस अगर करने वाले होंगे तो अपन स्कैनर यहीं पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।